हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज बच्चों हम आपका चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी का रिवीजन लेकर आए हैं द्रोणाचार्य सीरीज में, और हम इसको बहुत ही कम टाइम में कवर कर लेंगे। यहां पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ दो सेक्शन कवर करेंगे हम। कौन से दो सेक्शन सर? सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, और दूसरा मेरे बच्चों सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस। ये दो सेक्शन बेटा हम यहां पर कवर करने वाले हैं। क्या हम सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो इंस्टीट्यूट ने मटेरियल में दी है? द आंसर इज नो। सर कौन सी पढ़ेंगे? बेटा मैंने डेफिनेशंस को 3 कैटेगरी में बांटा है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए वो डेफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, जिसमें से आईसीआई बार बार क्वेश्चन पूछता है, वो हम आज के सेशन में कवर करेंगे। कैटेगरी बी वो डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वो आगे आने वाले बाकी के जो कंपनी एक्ट के चैप्टर हैं वहां पर कवर करा ली जाएगी। और कैटेगरी सी जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और आगे भी कहीं कवर नहीं होगी। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चा सेशन को। सबसे पहले सेक्शन 1 की अगर मैं बात करता हूं, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल क्या दिया हुआ है बच्चों? शॉर्ट टाइटल क्या दिया हुआ कंपनीज एक्ट का? कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट, एक्सटेंट कहां तक एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। क्या जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड है? बिल्कुल इंक्लूडेड है। कमेंसमेंट कब से स्टार्ट होगा? जिस दिन गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालेगी। एप्लीकेशन, इस सेक्शन में से बस एप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या एप्लीकेशन है मेरे साथ याद कर लो। एप्लीकेशन, ये एक्ट किस किस को अप्लाई होता है? पहला पॉइंट, ये एक्ट बेटा अप्लाई होता है कंपनी जो इस एक्ट में बनी है, यानी कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है, और जो किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी है, जैसे कि रिलायंस लिमिटेड, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके सर। नेक्स्ट आता है बच्चों इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को भी ये एक्ट लगता है, बैंकिंग कंपनीज को भी ये एक्ट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को भी ये एक्ट लगता है। लेकिन ध्यान रखना, इंश्योरेंस कंपनी को ये एक्ट सिर्फ उतना ही लगता है जितना कि इनकंसिस्टेंट नहीं है, जितना कि इनकंसिस्टेंट नहीं है। इंश्योरेंस एक्ट 1930 या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, यानी इरडा और इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजन से अगर कंपनी एक्ट इनकंसिस्टेंट नहीं है तो आप कंपनी एक्ट लगाएंगे। सिमिलर मेरे बच्चा बैंकिंग कंपनी के केस में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, यानी अगर इनके बीच में लड़ाई हो गई बैंकिंग रेगुलेशन और कंपनीज एक्ट के बीच में, तो कौन जीतेगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जीतेगा। अदरवाइज कंपनी एक्ट भी आप लगा सकते हैं। ओके सर। और ऐसी कंपनी जो जनरेशन या सप्लाई में इलेक्ट्रिसिटी के लगी हुई है, उनको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 भी लगता है और कंपनीज एक्ट भी लगता है, लेकिन अगर दोनों में लड़ाई होगी तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जीत जाएगा। नेक्स्ट आता है कोई भी ऐसी कंपनी जिसपे कि स्पेशल एक्ट लगता है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसपे कि स्पेशल एक्ट लगता है, या कोई ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डाल के नोटिफाई करेगी। फॉर एग्जांपल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सेक्शन 1 की एप्लीकेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो एमसीक्यू आ सकता है। क्या कंपनी जो इस एक्ट में बनी है, कंपनी जो प्रीवियस एक्ट में बनी है। इस एक्ट का मतलब कंपनी एक्ट 2013, उस एक्ट का मतलब कंपनी एक्ट 1956 की ये लोग बात कर रहे हैं। देन बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उसके बाद कोई ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है, और बॉडी कॉर्पोरेट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बस इतनी ही बातें मेरे बच्चा आपको याद रखनी है। फिर चलते हैं अब हम लोग सेक्शन 2 डेफिनेशंस पे। सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को कवर कर लेंगे क्लास में ही। तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चा एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 6। तो एसोसिएट कंपनी क्या बोलती है? एसोसिएट कंपनी मतलब वो कंपनी जो दूसरी कंपनी के रिलेशन में देखेगा, जिसमें दूसरी कंपनी सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होल्ड करती है। क्या होल्ड करती है? सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस। तो एसोसिएट कंपनी का पहला कीवर्ड क्या है? सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस। लेकिन वो एक सब्सिडियरी कंपनी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, इसमें इंक्लूड करते हैं जॉइंट वेंचर कंपनी। तो तीन बातें, एसोसिएट कंपनी वो होती है जिसमें दूसरी कंपनी सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होल्ड करती है लेकिन सब्सिडियरी कंपनी नहीं है, और इसमें जॉइंट वेंचर कंपनीज को भी इंक्लूड किया है। नाउ क्वेश्चन आता है कि सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस
होता है, तो लॉ कहता है अगर एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर है, अगर एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, तो लॉ कहेगा क्या हो गया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो गया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो गया। लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के दो रास्ते हैं, एक होता है 20% वोटिंग पावर और दूसरा क्या है, अगर अगर बिजनेस डिसीजन में आप कंट्रोल या पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं थ्रू एन एग्रीमेंट, वो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाता है। ओके, यस सर। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद बस आपको यह क्लैरिफिकेशन देखना है कि भैया अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड करती है, यानी किसी और कंपनी के बिहाफ पे होल्ड करती है, तो उसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की काउंटिंग के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, एसोसिएट कंपनी की चेकिंग करने के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। सर ज्वाइंट वेंचर कंपनी क्या होती है बेटा, ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है जब ज्वाइंट अरेंजमेंट होती है पार्टीज के बीच में, जिसमें वो ज्वाइंटली कंट्रोल करते हैं नेट एसेट्स को। ओके सर, गॉट इट। चलिए उसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे। कंपनी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, कंपनी मतलब वो कंपनी जो इस एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ में गई है। सो कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, इतना ही याद रखना है। उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी मेमोरेंडम में लिमिटेड होती है बाय द अमाउंट मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम, यानी मेमोरेंडम में जो अमाउंट मेंशन है ना, मेंबर्स बस उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे और वो भी वाइंडिंग अप पे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट, जो मेंबर्स ने रिस्पेक्टिवली वादा करा था कंपनी के एसेट्स में देने के, बट ओनली इन द केस ऑफ वाउंड अप, ओनली इन द केस ऑफ वाउंड अप। नेक्स्ट आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर मैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करूं तो इसमें भी लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, लेकिन कितनी, जो अमाउंट अनपेड शेयर्स का रह गया, जो अमाउंट क्या रह गया, अनपेड शेयर्स का रह गया, उतना ही बस वो लायबल होते हैं देने के लिए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कि कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। तो पहली चीज आती है बेटा बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल ईयर के लिए बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है, लेकिन अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। लेकिन अगर नॉट फॉर प्रॉफिट है यानी सेक्शन 8 कंपनी है, तो बेटा उसके यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कहते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहा जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना होता है और एक्सप्लेनेटरी नोट बनाने होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी के लिए क्या क्या आएगा, बैलेंस शीट, P&L, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर एनपीओ है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। लेकिन ध्यान रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, वो एक्सेप्शन है, ऑप्शनल दिया गया है कुछ कंपनी को। 4 कंपनी को वो ऑप्शनल दे दिया, कह रहे 1% कंपनी तुझे ऑप्शनल है, स्मॉल कंपनी तुझे ऑप्शनल है, डोरमेंट कंपनी तुझे ऑप्शनल है, और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि एक स्टार्टअप है, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है, इन 4 कंपनी अगर चाहे तो बना सकती है कैश फ्लो, बट इनको लॉ ने मैंडेटरी नहीं किया है, लॉ ने मैंडेटरी नहीं किया हुआ है। ओके सर, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन। तो फाइनेंशियल ईयर बहुत ही सिंपल सी बात कहता है, फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जो कि खत्म होता है 31 मार्च को, यानी 31 मार्च को जो ईयर खत्म हो जाए उसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। लेकिन स्टार्ट कब से होगा, नॉर्मली 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। बट अगर कंपनी अभी बनी है, अगर कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो लॉ कहता है क्या वो 1 जनवरी या 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा नेक्स्ट ईयर में। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं क्योंकि बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। तो देखो फाइनेंशियल ईयर का एग्जांपल दे देता हूं। नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल 2023 से अगर मैं कहूंगा तो 31 मार्च 2024 को खत्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी बीच में इनकॉर्पोरेट हुई है, मान लो 28 दिसंबर 2023 को, तो कब खत्म होगा, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2024। बट अगर कंपनी बनी है 1 जनवरी 2024 को, तो लॉ कहता है अब 31 मार्च 2024 मत लिखना, अब जो नेक्स्ट ईयर आएगा ना, अब जो नेक्स्ट ईयर आएगा ना 31 मार्च 2025,
ये लेना, ये लेना, यानी आप देखो हमेशा फाइनेंशियल ईयर कंपनीज एक्ट में हमेशा नेक्स्ट ईयर ही मैंने मेंशन करा है, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिमम ये 3 महीने का हो सकता है और मैक्सिमम कितने का, 15 महीने का होता है। यही बात बेटा लॉ में लिखी हुई है कि फाइनेंशियल ईयर किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के लिए वो पीरियड होता है जो 31 मार्च को खत्म होता है, लेकिन अगर कोई कंपनी 1 जनवरी या 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका पीरियड एंडिंग ऑन दी 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर होता है, नेक्स्ट ईयर होता है, यानी नेक्स्ट ईयर लेना पड़ता है फिर आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसको बनाने होते हैं। पॉइंट यहां पे खत्म नहीं होता, डेफिनेशन यहां से स्टार्ट होती है कि अगर आप कोई ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट हो, अगर आप कोई ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट हो जो कि किसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की या तो होल्डिंग हो, या तो सब्सिडरी हो, या तो एसोसिएट हो, आप कोई ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट हो जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की होल्डिंग, सब्सिडरी या एसोसिएट हो और उसको एंड इज रिक्वायर्ड टू फॉलो, और उस कंपनी को कंसोलिडेशन के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंट ईयर करना पड़ता है, तो आप जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे सकते हो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकती है किसी और पीरियड के लिए, लेकिन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन चेंज कर सकती है। फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो पीरियड ईयर है या नहीं है, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता फिर वो पीरियड ईयर है या नहीं है। इज इट क्लियर, यस और नो? ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक बारी आया भी था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चा, गवर्नमेंट कंपनी पे। सरकारी कंपनी कौन सी कंपनी होती है? तो लॉ कहता है सरकारी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें नॉट लेस देन, यानी कम से कम 51%, नॉट लेस देन 51%, क्या पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता है? या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला के, या मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट। तो लॉ कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट, या मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मिलके नॉट लेस देन 51% होल्ड करते हैं, नॉट लेस देन 51%, क्या देखना है? पेड अप शेयर कैपिटल देखना है, तो हम उसे कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। बट गवर्नमेंट कंपनी के दो रास्ते हैं, पहला तो ये वाला रास्ता जो मैंने आपको बताया, और दूसरा है अगर एक कंपनी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की क्या है? सब्सिडरी कंपनी है, तो हम उसको भी, जो कंपनी सब्सिडरी है ना, उसको भी क्या मानेंगे? उसको भी क्या मानेंगे? गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे। एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ए लिमिटेड में 80% होल्ड करती है, तो ये क्या हो गई? गवर्नमेंट कंपनी हो गई। और ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 60% होल्ड करती है, तो लॉ कहता है ये जो बी लिमिटेड है ना, ये भी गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाएगी, क्योंकि ये किसकी सब्सिडरी है? ए लिमिटेड की सब्सिडरी है, क्योंकि ये ए लिमिटेड की सब्सिडरी है। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी की सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, यानी होल्डिंग कंपनी हमेशा दूसरी कंपनी की रिलेशन में निकाली जाती है। यानी होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरीज होती है। होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरीज होती है, हम उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। बट सब्सिडरी क्या होती है उसकी डेफिनेशन हम आगे जाके कवर करेंगे। सो होल्डिंग कंपनी मतलब वो कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा क्या होती है? सब्सिडरी कंपनीज होती है। और इसमें बेटा कंपनी इस क्लॉज के लिए, सिर्फ इस क्लॉज के लिए बेटा कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट भी इंक्लूड किया जाएगा। ओके, लिस्टेड कंपनी हम लोग प्रोस्पेक्टस में कवर कर लेंगे। चलिए उसके बाद आते हैं वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक पर्सन ही होता है मेंबर, जिसमें सिर्फ एक पर्सन ही मेंबर होता है। सो वन पर्सन कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली एंड ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। ओके सर, नेक्स्ट है बच्चों प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में ध्यान देना, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होती है? जितनी रूल्स में प्रिस्क्राइब करी जाएगी, बट रूल्स में अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं हुई। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? जितनी रूल्स में प्रिस्क्राइब है, बट अभी तक रूल्स में कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। दूसरा उसके आर्टिकल्स में 3 रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? एक तो शेयर ट्रांसफर करने की रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। दूसरा मैक्सिमम नंबर 200, मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं, लेकिन वन पर्सन कंपनी को छोड़ के। और
तीसरा, प्रोहाइबिट्स करती है इनविटेशन टू पब्लिक, आप पब्लिक को अपनी कोई भी सिक्योरिटी ऑफर नहीं कर सकते। ये तीन कंडीशंस किसके उसमें होती है, प्राइवेट कंपनी में होती है। तो प्राइवेट कंपनी का पहला पॉइंट है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, दूसरा है आर्टिकल्स में होती है तीन कंडीशन। अच्छा, यहां पे जिस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो आता है 200 की काउंटिंग पे, कि ये जो 200 की काउंटिंग है ये कैसे होती है, इसे ध्यान से सुन लो। इस 200 की काउंटिंग करने के लिए ना, अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हैं, अगर ज्वाइंट ओनर्स हैं, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको हम बेटा ट्रीट करते हैं सिंगल मेंबर। जो करंट इंप्लॉई है, जो करंट इंप्लॉई है, जो करंट इंप्लॉई है कंपनी के, उनको काउंट नहीं किया जाता। और जो फॉर्मर इंप्लॉइज हैं, अगर उन्होंने शेयर्स तब खरीदे थे जब वो इंप्लॉई थे और उसकी उसकी होल्डिंग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो लॉ कहता है इस केस में भी हम इन्हें मेंबर्स में काउंट नहीं करेंगे। तो मेंबर्स की काउंटिंग में तीन स्पेशल पॉइंट्स को याद रखना। ज्वाइंट ओनर्स को सिंगल मेंबर मानेंगे, ज्वाइंट ओनर्स को सिंगल मेंबर मानेंगे, करंट इंप्लॉय को काउंट नहीं करेंगे, करंट इंप्लॉय को काउंट नहीं करेंगे अगर वो मेंबर है। और जो फॉर्मर इंप्लॉय है, उसने शेयर्स अगर उस टाइम लिए थे, किस टाइम लिए थे, उस टाइम, अरे जिस टाइम वो इंप्लॉय था और उसके बाद से वो कंटिन्यू करता जा रहा है, उन्हीं शेयर्स को उसने चेंज नहीं करा है, तो लॉ कहता है इन लोगों को काउंट मत करना, इन लोगों को काउंट मत करना। ओके सर, नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है, बहुत ही सिंपल है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, यानी वो कंपनी जिसके आर्टिकल्स में वो तीन रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, उसे ही को क्या कहते हैं, पब्लिक कंपनी कहते हैं। और इसका भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या होगा, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड होगा, यानी जो रूल्स में प्रिस्क्राइब करा गया होगा, जो भी रूल्स में प्रिस्क्राइब करा गया होगा वो होगा बेटा क्या, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। बट रूल्स में अभी तक कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं, यानी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में तो लिखा है कि पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब, बट रूल्स में अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लॉ कहता है कि अगर कोई कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो हम उसे डीम्ड पब्लिक कंपनी मानेंगे, भले ही उसके आर्टिकल्स में, भले ही उसके आर्टिकल्स में वो तीन रेस्ट्रिक्शन क्यों ना लिखी हो। यानी एक प्राइवेट कंपनी जिसके आर्टिकल्स में, एक प्राइवेट कंपनी जिसके आर्टिकल्स में रेस्ट्रिक्शंस लिखी होंगी वो भी, बट अगर वो सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, तो वो डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाती है फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। ओके सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है बेटा स्मॉल कंपनी की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, चेंज हो गया, इस बार क्या हो गया, अमेंडमेंट हो गई है आपके एग्जाम के लिए, तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। तो स्मॉल कंपनी कौन सी होती है बेटा, वो कंपनी जो अदर देन अ पब्लिक कंपनी होती है। तो पहली कंडीशन है स्मॉल कंपनी की कि वो पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, यानी वो एक प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए तो काम चल जाएगा, वो एक पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है बेटा उसका पेड अप कैपिटल, उसका पेड अप शेयर कैपिटल, उसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 0 से लेके 4 करोड़ तक हो सकता है। और एंड टर्नओवर उसका 0 से लेके 40 करोड़ तक हो सकता है। तो सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं, सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं, तो पहली कंडीशन है अदर देन पब्लिक कंपनी, प्लस दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल 0 से लेके 4 करोड़, प्लस तीसरी कंडीशन है टर्नओवर की, टर्नओवर की तीसरी कंडीशन है जो कि आप पिछले साल का देखते हैं, दैट इज पिछले साल का टर्नओवर 0 से लेके 40 करोड़ तक की। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम उसको स्मॉल कंपनी कहते हैं। लेकिन लेकिन ये लोग जो एक्सेप्शन में दिए हुए हैं, ये कभी भी स्मॉल कंपनी का फायदा नहीं उठा सकते, इन्हें कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं मानेगा। होल्डिंग कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी, सब्सिडरी कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी, सेक्शन 8 कंपनी, वो कंपनी जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है यानी चैरिटेबल कंपनी, भी कभी स्मॉल कंपनी का फायदा नहीं उठा सकती। कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट जिन पे स्पेशल एक्ट लगता है, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिन पे की स्पेशल एक्ट लगता है, वो भी नहीं उठा सकती। तो ये लोग हमेशा याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन कौन सी कंपनी स्मॉल एड कंपनी में नहीं आती है। यहां पे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। और लिमिट कौन सी याद रखनी है, 4 करोड़ 40 करोड़, 4 करोड़ 40 करोड़, 2 करोड़ भूल जाओ, 4 करोड़ 40 करोड़, 4 करोड़ 40 करोड़, 4 करोड़ 40 करोड़। ओके सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है मेरे बच्चा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है सब्सिडरी कंपनी
और सब्सिडरी की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी आती है? सब्सिडरी कंपनी की। तो सब्सिडरी कंपनी की बनने के बेटा दो रास्ते होते हैं। अगर आप किसी और कंपनी की सब्सिडरी बनना चाहते हो तो उसके दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कंट्रोल करती है तो आप सब्सिडरी कंपनी मान जाओगे दूसरी कंपनी के। और दूसरा रास्ता है एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, यानी मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, चाहे आप डायरेक्टली करते हो चाहे आप अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर करते हो। इन दोनों केसेस में लॉ क्या कहेगा कि आप क्या हो? जल्दी बताओ, आप क्या हो? आप एक सब्सिडरी कंपनी हो। तो सब्सिडरी कंपनी बनने के कितने रास्ते? दो रास्ते। पहला रास्ता क्या? अगर दूसरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी में क्या करती है? कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और दूसरा रास्ता क्या है कि भैया वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर वर्ड ध्यान रखिएगा, यानी यहां पे नॉर्मली हम इक्विटी शेयर्स को ही कंसिडर करते हैं, प्रेफरेंस को इग्नोर कर देते हैं। टोटल वोटिंग पावर की बात करिए। हो सकता है कंपनी डायरेक्टली ओन करती हो सकता है अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू ओन करती हो। ठीक है सर, कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करने का क्या मतलब होता है? कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करने का मतलब होता है जब आप उस कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर रखते हो। अगर आप दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर रखते हो तो हम मानते हैं डीम टू बी कंट्रोल कि आप जो है उसका कॉम्पोजिशन कंट्रोल कर पा रहे हो। अच्छा, इस केस में भी कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट होता है। एंड लेयर का मतलब क्या होता है? होल्डिंग कंपनी के नीचे कितनी लेयर्स बनी हुई हैं, ए के नीचे बी, बी के नीचे सी, सो लेयर 1 लेयर 2 उसी की बात हो रही है। लेकिन लेयर कितनी रख सकते हो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। यानी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो होल्डिंग कंपनी को मना कर सकती है लेयर्स रखने के लिए। यानी एक कंपनी के नीचे, मतलब बताना ही पड़ेगा मुझे लगता है, इवन दो फास्ट रिवीजन है बट बताना ही पड़ेगा। ए बी सी, तो ये हो गई लेयर 1, ये हो गई लेयर 2, ये हो गई लेयर 3। ठीक है, अगर ए के नीचे बी, बी के नीचे सी, सी के नीचे डी, यानी ये होल्डिंग, ये सब्सिडरी, फिर ये होल्डिंग, ये सब्सिडरी, तो लॉ कहता है कितनी लेयर्स ऐसे रख लोगे? वो कह रहा है हम रूल में प्रिस्क्राइब करेंगे, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है कि कितनी प्रिस्क्राइब करेंगे। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी बेटा वो कंपनी होती है नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, यानी जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, फिर वो जॉइंटली एंड सवरेनली लायबल हो जाते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? तो यहां पे हमने सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर कर ली हैं जो हमें यहां पर करनी चाहिए थी। इसके अलावा जितनी भी डेफिनेशंस है हम लोग कहां कवर करेंगे? रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में। जैसे लिस्टेड कंपनी प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस क्या होता है प्रोस्पेक्टस में, तो ऐसे बड़ी सारी, डिविडेंड क्या होता है डिविडेंड चैप्टर में, डिबेंचर क्या होता है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स में। तो इस तरह से बेटा हम सारी की सारी कवर कर लेंगे। सर ये कहां से पढ़ा रहे हो? सर ये कौन सी किताब है बेटा? आईसीएआई के मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं, जो आईसीआई के मॉड्यूल ने दिया हुआ है। ठीक है, ओके सर, गॉट इट सर, गॉट इट सर। अगर आपको लगता है कि स्पीड थोड़ी कम है तो बढ़ा देंगे, अगर आपको लगता है कि स्पीड थोड़ी फास्ट हो रही है तो मैं उसको स्लो भी कर लूंगा, आप बता देना। बट ये ध्यान रखना कि ये जो बनाए जा रहे हैं ना, ये इस ऑब्जेक्टिव से रिवीजन बनाया जा रहा है द्रोणाचार्य का, ताकि अगर आप लास्ट डे बैठ के पूरा लॉ रिवाइज करना चाहते हैं तो बस अपने सामने आईसीआई मॉड्यूल रखें और चीजों को टिक 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 करते जाए कि अच्छा ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके सर।